बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, फर्स्ट लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 4, जिसके कंटेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये दोनों टॉपिक नंबर 12.9 के सब टॉपिक्स हैं। टॉपिक 12.10 है इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंपैरिजन, charge on electron by Millikan method, 12.13 capacitor, and last topic 12.14, not last topic of chapter but this lecture, capacitance of a parallel plate capacitor। तो ये टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहला है इस लेक्चर का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है और हम उसको मैथमेटिक्स की मदद से किस तरह से इनको कंपेयर कर सकते हैं, इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, ये सिर्फ हमने इसका इस टॉपिक के अंदर हमने इनका कंपैरिजन देखना है, इनका फार्मूला देखना है। तो सबसे पहले हम दोबारा से इसी जो डायग्राम है, जो हमने लास्ट टॉपिक में भी इसको देखा था, इस डायग्राम को हम कंसिडर करते हुए इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं। एक ये है जिस जो प्लेट बी है, दूसरी ये है नेगेटिवली चार्ज जो प्लेट ए है। इन दोनों के दरमियान सेपरेशन है और एक चार्ज पार्टिकल जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इस चार्ज पार्टिकल को हमने अगर रिलीज करेंगे तो ये क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, क्यू नॉट जो है आपकी ये कंसिडर करने की पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की जाना मूव करेगा। और अगर हम इसको ए से बी की जाना मूव करवाएं, इट मींस वी हैव टू वर्क डन ऑन दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो हमें इस पे वर्क डन करना पड़ेगा और इस केस में इसका जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 जो इंडिकेट की वो ये कर रही है। वैसे पोटेंशियल का फार्मूला हमने देखा था पिछले टॉपिक में भी, बी माइनस भी यही है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि हमने चार्ज पार्टिकल को प्लेट ए से प्लेट बी की जानब लेके गए हैं। अगर यहाँ पे प्लस का सिंबल हो तो इसका ये मतलब है कि चार्ज पार्टिकल को हमने रिलीज कर दिया, चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे लाकर हमने छोड़ दिया और वो प्लस से माइनस की जानब मूव की है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे प्लस आएगा, लेकिन माइनस साइन वर्क डन के साथ माइनस साइन ये शो करता है कि हमने इस चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव से पॉजिटिव की जानब लेके गए, क्योंकि हमें इस केस में पार्टिकल के ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। तो हमें ज़बरदस्ती इस पार्टिकल को फोर्स लगा के इस ये चार्ज पार्टिकल की जो प्लेट्स है इसके करीब लेके जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे माइनस इनपुट करते हैं। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी किसके बराबर होगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके बराबर है, इज इक्वल टू क्यू नॉट ई के बराबर होती है फोर्स, और साथ ही डी एज इट इज आ जाएगा। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि हमें चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क डन करना पड़ रहा है। अब इस डब्ल्यू ए पी जो वर्क डन है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये किसके बराबर है, माइनस क्यू नॉट ई डी को यहाँ पे पुट करें तो क्यू नॉट से कैंसिल, बाकी क्या आ जाएगा ई डी। तो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू, इन दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, माइनस ई इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से हम ई की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो वो किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी टी। क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, इसको हमने टी कहा है। तो अगर हम यहाँ पे ये कंसिडर कर लें, इफ प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय इन्फिनिटेसिमल स्मॉल, कि अगर इन दोनों प्लेट्स का जो डिफरेंस है या इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस डी है वो बहुत छोटा हो, तो उसको हम फिर डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये वाली वो किसके इक्वल आ जाएगी, ई इज इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस ये वी बी माइनस वी किसके बराबर है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डी को हम डेल्टा आर से रिप्लेस करती है। तो अब ई किसके बराबर हो जाएगी, माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। तो ये अब देखिएगा कि हमारे पास जो फार्मूला बना है ये इसके इक्वल है कि ये जो फार्मूला हमें रिप्रेजेंट क्या करवा रहा है, शो क्या करवा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के दरमियान एक रिलेशन को शो कर रहा है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर है, माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। तो इसको हम कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो द क्वांटिटी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर गिव्स द मैक्सिमम चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। दिस इज नोन एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है।
अच्छा, अब ये देखें जो डेल्टा आर जितना कम होगा आपके पास ई की वैल्यू उतनी ज्यादा एक्यूरेट आएगी, इसलिए यहाँ पे लिखा गया द क्वांटिटी दिस वन गिव्स द मैक्सिमम चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, कि इन दोनों के दरमियान जो डेल्टा आर का ये मतलब है कि दो जो पॉइंट्स हैं अगर वो जितने ज्यादा छोटे होंगे, कौन कौन से पॉइंट्स ए और बी, इन दोनों के दरमियान सेपरेशन जितनी कम होगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इतनी ज्यादा एक्यूरेट आएगी। ठीक है, दिस इज नोन एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। Thus the electric intensity is equal to negative of gradient of potential। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि electric intensity is equal to negative of gradient of potential। इसको हम कहते हैं डेल्टा V divided by डेल्टा R is equal to ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो क्वांटिटी है इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, के डिस्टेंस के चेंज करने से पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ रहा है या पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है उसको हम कहेंगे ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। The negative sign shows the direction of E is along the decreasing potential। ठीक है, तो अब नेगेटिव साइन का एक और भी मीनिंग ये भी बनता है कि नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ ई इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, कि ई की जो डायरेक्शन है वो ई की डिक्रीजिंग डायरेक्शन, जो पोटेंशियल डिफरेंस की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है। ठीक है, यस, तो सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख लीजिए, ये जो ग्रीन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो पॉजिटिव से नेगेटिव है, और हम चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो किस डिक्रीजिंग पोटेंशियल कौन सा है। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोटेंशियल है ये ज्यादा होता है और ये पोटेंशियल है ये कम होता है, तो ऊपर से नीचे जो पोटेंशियल ये डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है जो कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल में है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा है। ठीक है, तो इसका ये भी मतलब है कि हमने इस चार्ज पार्टिकल को, ये ई की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, लेकिन हम इस चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहे हैं जो कि ई की अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन मतलब लगाया गया, ये माइनस साइन ये शो कर रहा है। इसके बाद यूनिट्स हम देखते हैं, इसके यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, आपको पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के यूनिट किसके इक्वल होते हैं, फोर्स इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन होता है E इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय Q नॉट, फोर्स के क्या हो गए न्यूटन, Q नॉट के हो गए कूलम, तो E किसके इक्वल हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट है। अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, अब इस फार्मूला के मुताबिक भी हम देखते हैं, इसको हम डिराइव करके देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग भी हमारे पास यूनिट्स यही बनते हैं या कुछ और आते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आपकी एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के यूनिट अगर आपको ये फार्मूला दिया हो तो डिराइव करेंगे यही यूनिट आते हैं इसके। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R, तो E किसके इक्वल है, माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R। तो डेल्टा V की यूनिट क्या है, वोल्ट, डेल्टा R जो कि डिस्टेंस है इसके यूनिट होंगे मीटर। तो E इज इक्वल टू, ये माइनस साइन आपने यहाँ पे पुट नहीं करना यूनिट्स के साथ। ठीक है, माइनस साइन का यूनिट के साथ कोई मतलब नहीं बनता। तो हमने सिर्फ इन क्वांटिटीज फिजिकल ये जो क्वांटिटीज है इनको हमने देखना है, डेल्टा V वोल्ट और डेल्टा R जो कि डिस्टेंस है इसके यूनिट हो जाएंगे मीटर। तो अब अच्छा, अब आपने देखना है कि जो वोल्ट है उसके यूनिट क्या होते हैं। पहले अब हमने ये देखना है, क्योंकि वोल्ट का हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देख चुके हैं, वोल्ट का यूनिट, वोल्ट किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का यूनिट हो गया जूल, चार्ज को हो गया कूलम। अब इसको हमने, वोल्ट को हमने क्यों डिफाइन किया यहाँ पे, क्योंकि इस वोल्ट की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमने पहले वोल्ट के यूनिट लिखनी है फिर मीटर के लिखने हैं और फिर देखना है इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास न्यूटन पर कूलम बनता है या नहीं। ठीक है, तो वोल्ट किसके इक्वल हो गया, जूल पर कूलम। तो ये वाला जो वोल्ट पर मीटर है ये किसके बराबर हो गया, 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू, वोल्ट के यूनिट क्या हो गया हमने ऊपर लिखे हैं जूल पर कूलम डिवाइडेड बाय मीटर। तो जूल, ये कूलम नीचे आ जाएगा, कूलम मल्टीप्लाई बाय मीटर, और जूल डिवाइडेड बाय कूलम मीटर किसके बराबर हो जाएगा, जूल किसके बराबर होता है, जूल आपको पता है वर्क डन का यूनिट है, और वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स के यूनिट हो गए न्यूटन, डिस्टेंस के हो गए मीटर, डिवाइडेड बाय कूलम मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, बाकी न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो E के यूनिट किसके बराबर है, E इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे ये जो है हमने इसको प्रूव कर दिया है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के यूनिट किसके इक्वल होते हैं, न्यूटन पर मीटर, और ये फार्मूला हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 12.9। ये भी 12.9 जो मेन टॉपिक है उसका सब टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
तो इसमें आप ये देख सकते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं ब्लैक कलर में। और इसकी डायग्राम को पहले हम देख लेते हैं। ये जो छोटा सा जो पिंक कलर का जो प्लस चार्ज है इसको हम यू नॉट चार्ज कहेंगे, ठीक है। इसको स्मॉल क्यू से हमने रिप्रेजेंट किया है, ये जो प्लस चार्ज है इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया है। और अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को इस कैपिटल क्यू के करीब लेके आए हैं इस पॉइंट के ऊपर, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, इसको बी से रिप्रेजेंट किया है। और ये डायग्राम आपने याद रखनी है कैलकुलेशन के लिए। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। ये प्लस चार्ज है और एक ये जो है पॉइंट, अब ये चार्ज को हमने इसके करीब लेके आए, ये जो कैपिटल क्यू के इस पॉइंट के ऊपर ये A1, और ये जो पोजीशन है ये जो बी पोजीशन है वो हमने ये लिखी है, ये पोजीशन इसकी बी है। और सेंटर से लेके ए तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो आर ए के बराबर है यहाँ तक। अब जो सेंटर से लेके बी तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो आर बी के बराबर है। अब इन दोनों का जो सेंटर है, ये ए और बी का जो सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको सिंपल आर हमने कहा है, ठीक है, वो इसकी इक्वल है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आर बी वो किसके बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर ए प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ए से बी का जो डिस्टेंस को हमने डेल्टा आर कहा है, आर ए प्लस डेल्टा आर। तो डेल्टा आर किसके बराबर हो जाएगा, आर बी माइनस आर ए। तो पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू वी टेक एज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, यहाँ पे हमने एक अप्रोक्सीमेशन यूज करनी है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो जो ज्योमेट्रिक मीन या अरिथमेटिक मीन, इसका सिंपल ही मतलब बनता है कि अगर दो पॉइंट बहुत एक दूसरे के क्लोज हैं तो उसका हमने मीन कैलकुलेट करना है। तो उस वक्त हम मीन का मतलब उनकी एवरेज हमने कैलकुलेट करनी है, तो उस वक्त हम ये टर्म्स यूज करते हैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पर हमने ये अप्रोक्सीमेशन लगानी है कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है। तो अब सिंपल इसका ये मतलब है कि आप इसकी रेशो आपने लेनी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो आर डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब आर की आर बी से और इस आर की आर ए से रेशो आपने देखनी है। तो आर ओवर आर ए इज इक्वल टू आर बी डिवाइडेड बाय आर। ये रेशो आपने सिर्फ इसको यहाँ पे एक याद रखने वाला स्टेप जो है वो यही है, बाकी आगे सारी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप इसी तरह सॉल्व होती जाएंगी। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू लगा दें, आर ए आर बी, ये आर ए आर बी, ये इक्वेशन नंबर ए बन जाएगी। तो इफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम बी टू ए, the work done is equal to potential difference between A and B. तो अगर A से B यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम B टू A, the work done is equal to potential difference between A and B। अगर चार्ज पार्टिकल यूनिट चार्ज है उसको हम प्लेट B से A के जाना मूव करवाते हैं तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। ये इक्वेशन हमने जो पिछला जो टॉपिक अभी अभी हमने किया ये उसकी इक्वेशन है, ये वाली। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल माइनस ई इंटू आर ए माइनस आर बी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं कि आर ए आर बी क्यों लिखा है, क्योंकि हम ए से बी की जाना मूव कर रहे हैं तो आर ए माइनस आर बी लिखेंगे और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अच्छा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, इसको हम अगर अरेंज करें इस इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, आर बी पहले आ जाएगा, इसी में से माइनस साइन को कॉमन लेना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आर बी माइनस आर ए आ जाएगा। पुट इक्वेशन ए इनटू इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर ए ये वाली इक्वेशन है, ई इज इक्वल टू, ये जो ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है उसको इस इक्वेशन नंबर बी के अंदर पुट करें, इस ई की वैल्यू। तो पुट इक्वेशन ए इनटू बी किसकी इक्वल हो जाएगी, ई की ये वैल्यू आ गई और साथ आर बी माइनस आर ए एज इट इज। तो अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें दोनों के साथ, इस फैक्टर को क्यू को बाहर रहने दें और इसको अंदर ले जाएं, इस फैक्टर को आर ए और आर बी को डिनोमिनेटर में ले लें। बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर ए। यहाँ पे आप देखिएगा कि इस आर बी को दोनों के साथ लिख लें, आर बी डिवाइडेड बाई दिस टर्म माइनस आर ए डिवाइडेड बाई दिस टर्म। इसको सेपरेट हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सेपरेटली, ठीक है। आर बी को पहले इसके साथ लिखें फिर माइनस आर ए को इसके साथ लिखें, आर बी से कैंसिल, बाकी 1/r ए माइनस आर ए से कैंसिल, आर बी आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर सी है ये आपके पास पोटेंशियल जो है वो शो करती है
एक पॉइंट चार्ज का, कि अगर आपने एक पॉइंट चार्ज को कैपिटल चार्ज क्यू के करीब रखा हुआ है तो दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब है कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, वैसे तो पोटेंशियल दो वैल्यूज के दरमियान होता है ना, वी ए माइनस वी बी, अगर दो पॉइंट हैं, एक या प्लेट कंसीडर कर लेते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, या ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल हम देख सकते हैं। या जो दो हमने प्लेट्स कंसीडर की थी पिछले टॉपिक में, एक प्लेट ए है, प्लेट बी है, तो जाहिर है दो एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली, हम दोनों के दरमियान जितना पोटेंशियल जो है वो डेवलप होगा तो उसको हम फिर कंसीडर करेंगे कैलकुलेशन में, दोनों प्लेट्स के दरमियान कितना जो है वो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो अब यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब है कि सिंगल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो फिर उसके लिए हम वी बी को कंसीडर करते हैं कि वो इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, वी बी इज एट इन्फिनिटी, टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट ए पुट बी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 1 ओवर आर बी इज इक्वल टू, ये आर बी की जगह पे आप इन्फिनिटी पुट करें 1 ओवर इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी जीरो, तो 1 ओवर आर बी का मतलब है यहाँ पे हम जीरो पुट करेंगे और ये हमारे पास इसका फाइनल, और वी बी की जगह पे भी क्या आ जाएगा जीरो, तो वी इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पे एप्सिलॉन क्यू ओवर आर ए। तो ये आपके पास पोटेंशियल की फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, ये वी बी भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वी ए इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पे एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाय आर ए। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा पोटेंशियल का। ठीक है, तो इसको मैं इस डायग्राम को फिर से थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि अगर ये हमारे पास एक कैपिटल चार्ज क्यू है और ये हमारे पास कोई भी स्मॉल क्वांटिटी में, इस डायग्राम को देखिए, स्मॉल क्वांटिटी में ये यूनिट चार्ज ये मौजूद है। अब इस चार्ज के ऊपर हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इसकी वजह से। ठीक है, स्मॉल चार्ज के ऊपर हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कैपिटल चार्ज की वजह से। तो इस पॉइंट को हम इसके करीब पहले लेके आते हैं, इस यहाँ पे आके इसको स्टे करवाते हैं जिसको हमने पॉइंट ए का है, फिर हम इसको पॉइंट बी के ऊपर जाके स्टे करवाते हैं जिसको पॉइंट बी का है। अब इन दोनों का एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे। हमने पोटेंशियल इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कि जब चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएंगे, ठीक है, इसकी फील्ड के अंदर, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितने हैं, यहाँ पे पोटेंशियल कितने हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सिंपल आइडिया इसका। तो यहाँ पे देखिएगा पोटेंशियल और यहाँ पे, और फिर इसके दरम्यान हमने एवरेज भी इसकी कैलकुलेट करनी है। तो ये पॉइंट ए के ऊपर जो पोटेंशियल था ए, पॉइंट ये पॉइंट बी के ऊपर जब आपको आके स्टे किया तो उसको हमने बी कहा हुआ है, ये दोनों का एवरेज है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आर ए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर बी, और फिर सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सिंपल आर है। अब हमने जो मेन स्टेप यहाँ पे यूज किया है, जिसको हमने याद भी रखना है, वो क्या है कि इन दोनों की हमने रेशो लेनी है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आर, इसकी आर ए से रेशो, और फिर इसी डिस्टेंस आर की आर बी से रेशो। सिर्फ ये हमने जो है वो स्टेप याद रखना है, बाकी सारी कैलकुलेशन एज इट इज स्टेप बाय स्टेप आगे होती जाएगी। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, v इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर ए। ये हमारे पास पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है, पोटेंशियल इसके इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट टॉपिक है 12.10। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली क्या चीज होती है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एक यूनिट है एनर्जी का। ठीक है, हम जितने भी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या मिजॉन्स है, लेप्टॉन है, क्वार्क्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब इन पार्टिकल्स की एनर्जी को हम जूल में नहीं लिखते, क्योंकि जूल एक बहुत बड़ा यूनिट है। तो इन पार्टिकल्स की एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए, छोटे यूनिट्स में लिखने के लिए, हम एक यूनिट यूज करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, डेरिवेशन क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपने ये तो पता है, ये इक्वेशन सिंपल पढ़ी हो ना, ये तो इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्यू, और ये डेल्टा वी की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये पिछले टॉपिक में भी हमने इस इक्वेशन को देखा है, उससे पिछले में भी देखा था। ये 2-3 टॉपिक्स में मुसलसल इक्वेशन यूज हो रही है। तो डेल्टा यू इज इक्वल, अब डेल्टा यू क्या है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्यू क्या है, उस चार्ज की अमाउंट, वी बी माइनस वी ए क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आप दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, उन दोनों के दरमियान एक पार्टिकल को मूव करवाएंगे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, या जो एनर्जी वो गेन या लॉस करेगा, वो इस अमाउंट के बराबर होगी। ठीक है, क्यू इंटू डेल्टा वी। अब क्यू जो है ये चार्ज की अमाउंट है, वो कितनी उसकी अमाउंट है, यहाँ वो इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज, और वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए ये वाला चार्ज होगा, प्रोटॉन है उसके लिए और चार्ज होगा।
अगर कोई बड़ा चार्ज पार्टिकल है तो उसके लिए चार्ज की वैल्यू चेंज होती जाएगी। डेल्टा के ई का ये मतलब है कि जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन को दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान रिलीज करवाया, ये डायग्राम को देखें, ठीक है। ये छोटा सा चार्ज पार्टिकल है, आप ये कंसिडर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आपने पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब आने दिया। तो जैसे जैसे ये पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब मूव करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी। तो एज ए रिजल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हमने ये लिखा है, ये डेल्टा के ई काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, क्यू इंटू डेल्टा बी। तो क्यू को हम लिख लेते हैं ई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ई इज इक्वल टू 1.602 इनटू ये ई की वैल्यू हमने ये लिखी है 1.602 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम मल्टीप्लाई बाय ये डेल्टा वी क्या है 1 वोल्ट। अब डेल्टा वी का ये मतलब है कि हमने ये जो यूनिट चार्ज है ये जिन दो प्लेट्स के दरमियान मूव कर रहा है उन दोनों का पोटेंशियल 1 वोल्ट के इक्वल है, ठीक है। 1V का ये मतलब है कि ए और बी प्लेट जो कि दोनों ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, इन दोनों के दरमियान जो यूनिट चार्ज मूव कर रहा है उन दोनों का पोटेंशियल 1 वोल्ट है, और जो चार्ज मूव कर रहा है उसकी मैग्नीट्यूड इतनी है 1.602 × 10⁻⁻19। तो इसकी अब हम देखते हैं कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आती है। तो कूलम मल्टीप्लाई बाय वोल्ट, तो इसके यूनिट सिंपल आप डिराइव करके भी देख सकते हैं। कूलम और वोल्ट इनको मल्टीप्लाई करें तो यूनिट हमारे पास जूल के इक्वल आते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, इतने जूल के। तो अब हम बेहतर है कि इस काइनेटिक एनर्जी की अब ये जो क्वांटिटी बहुत छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी है जितना उसका चार्ज है, जितनी उसके चार्ज की अमाउंट उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है। The amount of energy equal to 1.602 × 10⁻⁻19 is called 1 electron volt। तो ये जो क्वांटिटी होगी ये कहलाएगी 1 electron volt। अब it is defined as the amount of energy acquired or lost by an electron as it versus the potential difference of 1 volt। कि अगर इन दोनों प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो जितनी एनर्जी गेन करेगा या जितनी एनर्जी लूज करेगा उसको हम कहेंगे ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, ठीक है। ये आप ये शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है 1.602 × 10⁻⁻19 जूल के। ये क्वांटिटी होगी ये किसके इक्वल होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है 12.11। तो इस टॉपिक में हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंपैरिजन, इन दोनों के हम कंपैरिजन देखेंगे इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस के। तो अच्छा, अब ग्रेविटेशनल एंड कूलम फोर्सेस का हमने कंपैरिजन देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं, और फिर हम डिससिमिलैरिटीज देखेंगे कि इन दो फोर्सेस के दरमियान डिससिमिलैरिटीज क्या क्या आ रही हैं। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल एंड कूलम फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स, ये पहला इसका पॉइंट है। बोथ फोर्सेस हैव सिमिलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इन दोनों का एक्सप्रेशन सेम है। अच्छा, जो पहला पॉइंट है इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ग्रेविटेशनल एंड कूलम फोर्सेस इन दोनों में क्या होगा कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, कि आप इन दोनों फोर्सेस को जब कैलकुलेट करते हैं तो आप जो पाथ मर्जी फॉलो करें इन दोनों फोर्सेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह चैप्टर फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 था उसमें हमने देखा था कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इसका क्या मतलब बनता है। तो हमने फिर कैलकुलेशन भी की थी कि अगर हमारे पास वर्क डन है, एक बॉडी का वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है डिफरेंट पॉइंट के ऊपर और डिफरेंट पाथ हमने फॉलो करने हैं, तो फिर हमने ये एंड के ऊपर कंक्लूड किया था कि हर पाथ से जब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर सेम आता है, ठीक है। तो फिर हमने इसको कहा था वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ जो भी फॉलो करेंगे आप वर्क डन की वैल्यू सेम आएगी। तो इसी तरह ग्रेविटेशनल एंड कूलम फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, इट मींस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अच्छा, इसका दूसरा जो एक्सप्रेशन है, दूसरा ये है कि दोनों फोर्सेस को अगर आप गौर से देखें तो दोनों में फोर्स की जो फार्मूला है वो सेम बनता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको आप देखें तो उसका ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है,
कूलम फोर्स के लिए ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर इसका k q1 q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसमें आप देखेंगे जो एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, जो ये इसका एक्सप्रेशन बन रहा है, ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 दो मैसेज के जो दो मैसेज हैं जिनके दरमियान फोर्स डेवलप हो रही है, आर स्क्वायर जो है इन दोनों मैसेज के दरमियान डिस्टेंस है। तो इसी तरह एफ सी इज इक्वल टू के जो है ये इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, ये Q1 Q2 दो चार्जेस हैं और ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों जो फोर्सेस हैं, ये दो फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम फोर्स, इन दोनों के दरमियान इसके मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के अंदर कितनी सिमिलरिटी है। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट, ये दो मैसेज हैं, ये दो चार्जेस हैं, ये भी आर स्क्वायर से जो है वो डिवाइड हो रहा है, ये भी आर स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है। तो ये सिमिलरिटी है इन दोनों के दरमियान। अब डिससिमिलरिटी हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल और कूलम फोर्स में डिससिमिलरिटीज क्या क्या हैं। तो पहली तो ये डिससिमिलरिटी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज वेरी वीक एज कंपेयर्ड टू कूलम कांस्टेंट। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसकी वैल्यू बहुत कम आती है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू -11 में आती है, -11। और जो जी स्टूडेंट्स, लेक्चर 4 का पार्ट 2 अब हम देखते हैं। तो डिससिमिलरिटीज जो हैं एक दफ़ा इनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज वेरी वीक एज कंपेयर टू कूलम कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कूलम कांस्टेंट के मुकाबले में बहुत वीक है। अगर आप इस कांस्टेंट की वैल्यू को कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो आपको पता चलेगा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इट्स वेरी वीक एज कंपेयर टू कूलम कांस्टेंट। कूलम फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बट ग्रेविटेशनल फोर्स कैन ओनली बी अट्रैक्टिव। कूलम फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, चीज़ों को रिपेल नहीं करती। कूलम फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होती है, ये डिपेंड करती है कि आपने चार्जेस में कौन सा मीडियम रखा हुआ है। और अगर लेट्स सपोज चार्जेस के दरमियान एयर है या कोई डाइलेक्ट्रिक कोई भी है, तो वो फोर्स उस लिहाज से कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मीडियम इंडिपेंडेंट है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। ये इसकी डिससिमिलरिटीज है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन्स मेथड। 1909 में मिलीकॉन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की अमाउंट कैलकुलेट की थी और ये रिजल्ट भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उसने रिजल्ट कैलकुलेट किया था वो इसके बराबर है 1.59 × 10⁻⁻19। जो आज के जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से हमने जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट किया वो उसके बराबर है। ठीक है, तो इट मीन्स के दोनों के दरमियान बहुत कम डिफरेंस है। जो हम यूज करते हैं 1.60 यूज करते हैं, उसने 1.59 यूज किया है। इसको हम रिप्लेस, इसको हम राउंड ऑफ करके 1.60 भी लिख सकते हैं। तो ये उसने चार्ज के बिल्कुल ठीक अमाउंट कैलकुलेट की थी 1909 में। तो ये अभी हम सारा सेटअप भी देखेंगे और उसकी कैलकुलेशन को भी देखेंगे, क्या क्या कैलकुलेशन उसने यूज की और कौन सा सेटअप यूज किया। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसने एक ये चैम्बर, डबल वॉल्ड चैम्बर ये यूज किया। ये चैम्बर है जो लाइट ब्लू कलर में है। W2 मीन्स विंडो 2, ये विंडो 1 है जहाँ से लाइट एंटर की जा रही है लाइट सोर्स से, और बैटरी भी कनेक्ट की हुई है इस दोनों प्लेट्स को। ठीक है, एक ये अपोजिटली चार्ज प्लेट है और दूसरी ये प्लेट है, और यहाँ से हमने माइक्रोस्कोप भी लगाई हुई है। अच्छा, अब यहाँ से देखें, अच्छा एक ये चीज़, ये कि पहले एटोमाइजर को डिस्कस कर लेते हैं। एटोमाइजर जो है ये सिर्फ एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी भी लिक्विड को स्प्रे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके छोटे छोटे स्प्रे बना सकते हैं, उसको एटोमाइजर कहते हैं। यहाँ पे ऑयल, उसने चूंकि ऑयल यूज़ किया तो यहाँ पे ऑयल स्टोर है, और क्लॉक ऑयल का ये मतलब है कि ऑयल जो है वो रेगुलर इंटरवल्स में यहाँ पे स्प्रे किया जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये एक प्लेट लगी हुई है जिसके ऊपर हमने कुछ चार्ज प्रोवाइड किया हुआ है, दूसरी ये प्लेट लगी हुई है जिसको हमने कुछ चार्ज प्रोवाइड किया हुआ है, और इन दोनों प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है ये। अब यहाँ पे देखिएगा, जी ऊपर वाली जो प्लेट है ब्लैक कलर में, जो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पॉजिटिव चार्ज की अवे होती हैं। ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इट मीन्स जो ये वाली जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्जेस की हैं, और जो नीचे है ये नीचे नेगेटिवली चार्ज हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो अब यहाँ से एटोमाइजर से कोई भी ड्रॉपलेट यहाँ से निकलेगा तो फ्रिक्शन की वजह से इसकी नोजल से जाहिर बात है वो रगड़ खा के आगे जाएगा, तो फ्रिक्शन की वजह से ये जो ड्रॉपलेट है ये चार्ज हो जाएगा।
तो चार्ज पार्टिकल या चार्ज ड्रॉपलेट में से कुछ तो इस प्लेट के साथ मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे और कुछ इसमें से गुजर जाएंगे, और जो ड्रॉपलेट इसमें से गुजर जाएंगे उसके लिए हम फिर आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, अब आप यहाँ से देखें कि ये जो एक ड्रॉपलेट यहाँ से गुजर चुका है इस होल के जरिए, अब इस ड्रॉपलेट का कोई ना कोई मैस भी होगा और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की जानब इस तरह आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हमने लेट्स सपोज इस ड्रॉपलेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो ऊपर प्लेट है या इस ड्रॉपलेट के ऊपर आप ये कंसिडर कर रहे हैं नेगेटिवली चार्ज है, और ये जो प्लेट है ब्लैक कलर की इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब आपने पॉजिटिव चार्ज इस अमाउंट से सेपरेट करना है बैटरी की मदद से, बैटरी को कंट्रोल करके जो पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से आपने कंट्रोल करना है कि वो नेगेटिव चार्ज को मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ तो ना खींच सके, लेकिन इसको हवा में एक मुअल्लक रख सके, सस्पेंड रख सके। ठीक है, मतलब ये जो चार्ज है उसकी जानब अट्रैक्ट होगा लेकिन वो उसकी जानब ट्रेवल नहीं करेगा, वो उसी तरह सस्पेंड रहेगा, और उसकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की जानब उसको खींचने की कोशिश करेगी। अब अगर दोनों फोर्स ऑफ ग्रेविटी और इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये दोनों अगर बराबर हो जाती हैं तो फिर क्या होगा, चार्ज पार्टिकल एयर के अंदर सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है, हवा के अंदर मोलक रहेगा। अब आप देख सकते हैं ये ड्रॉपलेट है, अब इसके ऊपर ये फोर्स जो रेड कलर में है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, F इज इक्वल टू QE। जो ग्रीन वेक्टर है ये बता रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसकी नीचे की जानब खींचेगी। अगर ये दोनों बराबर हो जाती हैं, ठीक है, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, तो ड्रॉपलेट जो है वो एयर के अंदर सस्पेंड रहेगा। ये आगे हमने इसकी कैलकुलेशन की हुई है। तो FE मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, FG जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये किसके बराबर होती है, QE। FG किसके बराबर हो गया, mg। तो E किसके बराबर, अच्छा अब E हमने पढ़ा है जो सबसे इस लेक्चर का सबसे पहला जो टॉपिक था पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसका जो रिजल्ट हमने डिराइव किया था वो ये था, E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई D। ये डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा D, हमने डेल्टा को रिप्लेस कर देते हैं और रिमूव कर देते हैं, और E इज इक्वल टू V ओवर D सिंपल फॉर्म इक्वेशन की, मतलब E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई D। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के जो है वो कंपैरिजन में आ रहे हैं। अब E इज इक्वल टू, अब E की वैल्यू यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिएगा, E इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई Q के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें पहले, फिर उसके बाद हम रिजल्ट देखते हैं। E इज इक्वल टू V ओवर D, इसको यहाँ पे पुट करें तो क्या आ जाएगा, QV डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू mg। ये एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से Q जो चार्ज है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर चला जाएगा, V नीचे आ जाएगा, mg d डिवाइडेड बाई Q। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सिर्फ प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम सिर्फ एक आ रही है, जो G है ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू हमें पता है वो 9.8 की इक्वल होती है। D जो है वो सेपरेशन है प्लेट्स की, वो भी हम मेजर कर सकते हैं कितनी है। V पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि बैटरी हमें बता देगी कि इतना ही वोल्टेज का पोटेंशियल प्रोवाइड किया है मैंने। तो बाकी हमारे पास क्या चीज बचेगी, सिर्फ ये m का फैक्टर बचेगा, उस ड्रॉपलेट का मैस कितना है अगर हमें ये पता चल जाए तो हम उसका चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मैस को कैलकुलेट करने के लिए कुछ कैलकुलेशन करेंगे, मैस को यहाँ पुट करके तो चार्ज निकाल लेंगे। अच्छा, व्हेन दी यहाँ से हम देखते हैं व्हेन द स्विच इज टर्न ऑफ द ड्रॉपलेट फॉल्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब यहाँ पे हमने इस चार्ज ये जो प्लस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मुश्तमिल जो प्लेट है जो ब्लैक कलर में जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज सेपरेट किया हुआ है, अगर हम इसको ऑफ कर दें बैटरी की मदद से तो क्या होगा कि इन दोनों प्लेट्स पे कोई पोटेंशियल नहीं रहेगा, ना तो कोई प्लेट पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी ना रिपेल करेगी, तो पार्टिकल जो ड्रॉपलेट होगा वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की मदद से कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, ड्रॉपलेट अगर कोई भी गिर रहा है, तो फिर हम उस पर कौन सा जब एक्सप्रेशन यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, स्टोक्स का। हमने चैप्टर नंबर 6 में देखा था फर्स्ट ईयर के, ये बड़ी डिटेल से डेरिवेशन इसकी हमने की थी, स्टोक्स लॉ क्या होता है और किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब पार्टिकल जिस वेलोसिटी से नीचे गिरेगा इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी, जाहिर बात है वो पार्टिकल नीचे आता जाएगा, इस तरह नीचे गिरता जाएगा, तो फ्रिक्शन की वजह से फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगा जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं ये। ठीक है, तो उस फोर्स को हम फिर ड्रैग फोर्स कहते हैं जो ड्रॉपलेट के ऊपर लग रही होती है। तो ड्रैग फोर्स की एक्सप्रेशन किसके बराबर है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r VT। तो F इज इक्वल टू mg की इक्वल होता है।
ठीक है, इन दोनों फोर्सेस को आपने कंपेयर करना है। mg का मतलब है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस ड्रॉपलेट पे लग रही है, और ये कौन सी फोर्स है जो ड्रैग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एयर प्रोवाइड कर रही है उस ड्रॉपलेट को। ठीक है, ये वो वाली फोर्स है। तो इन दोनों फोर्सेस को हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 6 पाई ईटा आर बी टी इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से हम अगर डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो डेंसिटी किसके बराबर होती है, मैस बटा वॉल्यूम, मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के, और मैस किसके इक्वल है, रो इनटू वी। तो मैस हम जो पार्टिकल का वो हम किस तरह से देखेंगे, m इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम है। ठीक है, और वॉल्यूम किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और साथ ही रो एज इट इज आ जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में हम m की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। तो 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू m की जगह पे ये हमने वैल्यू पुट की इनटू g। ठीक है, तो g की जगह अब इसको हमने जस्ट सॉल्व किया, ये पाई पाई से कैंसिल, r इससे कैंसिल हो गया, तो सिर्फ हम कैलकुलेशन के बाद जिस रिजल्ट पे पहुंचे वो ये है r स्क्वायर। ठीक है, तो इट मींस कि हमने इसका जो रेडियस है वो कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो रेडियस इसका कैलकुलेट हो चुका है। अब इसी रेडियस को आप आपकी बुक में तो यहाँ तक ही कैलकुलेशन है, सिर्फ उसने रेडियस कैलकुलेट करके छोड़ दिया, इसके बाद उसने नहीं किया। तो बुक में सिर्फ यहाँ तक किया गया है। तो अगर आप इसको एंड तक लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको यूं करें कि आर स्क्वायर है आपके पास, आर स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई, आप आर की वैल्यू आप कैलकुलेट करें। आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आर की वैल्यू जो है वो सिर्फ स्क्वायर रूट ले लें, आर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास एम की वैल्यू निकल आएगी, और इस एम की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो चार्ज की फाइनल आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपके पास चार्ज का फाइनल फार्मूला आ जाएगा। तो ये आपके पास जो मिलिकॉन ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट यहीं तक था, उसका ये फाइनल एक्सप्रेशन आपकी बुक में यहीं तक ही दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप इसको मजीद करना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ इस आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, तो जो भी उसके बाद एम की वैल्यू निकाल लें, और एम की वैल्यू यहाँ पे पुट करके क्यू की वैल्यू निकाल लें, और ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है 12.13 कैपेसिटर। तो ये अब हम देखेंगे कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज। It consists of two parallel plates separated by air and medium called dielectric. कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के काम आती है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अभी हम देखते हैं क्या होता है। When plates are connected to the battery, it provided a potential difference. अच्छा, अब ये इसका स्ट्रक्चर है, ये बैटरी जो कैपेसिटर है उसकी चार्ज प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इन दोनों के दरमियान हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे जो दरमियान में हम रखा हुआ कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कुछ भी हो सकता है, कोई रबर हो सकता है, वाटर हो सकता है, या एयर हो सकती है, और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो हमने इन प्लेट्स की दरमियान ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब when plates are connected to the battery, it provided a potential difference. जब बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो बैटरी क्या करती है, पॉजिटिव टर्मिनल से ये प्लेट अटैच होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से जब ये प्लेट अटैच होगी तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये क्या होगा कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो पॉजिटिव चार्जेस किए हैं वो यहाँ से मूव करना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, और आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो बाउंड हो जाएंगे यहाँ पे इनर सरफेस के ऊपर इस तरह से। तो हम कहेंगे कि चार्ज जो है वो कैपेसिटर पे स्टोर हो चुका है। अगर आप इस बैटरी को अब रिमूव कर भी देंगे तो इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज इसी तरह सेपरेट रहेगा, ये रिमूव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से ट्रेवल कर रही हैं और एक दूसरे को चार्जेस को बाउंड रखेंगी। तो अगर हम इसका देखते हैं पोटेंशियल, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जितना हम पोटेंशियल बैटरी की मदद से प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा जो चार्ज है प्लेट्स के ऊपर सेपरेट होता जाएगा। तो Q इज इक्वल टू CV। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिप्लेस करते हैं किसी भी कांस्टेंट से तो उसको हम लेट्स सपोज कह देते हैं वो C है, तो Q इज इक्वल टू CV और C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। तो ये जो C है ये है कैपेसिटेंस, तो C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, और ये किसके बराबर होती है, चार्ज पर यूनिट वोल्ट, क्योंकि इसके यूनिट चार्ज होते हैं, कूलम होते हैं, चार्ज के यूनिट कूलम होते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट वोल्ट्स होते हैं, और कैपेसिटेंस के यूनिट्स क्या आ जाएंगे, फैरड। ठीक है, और फैरड किसके इक्वल होगा,
कूलम पर वोल्ट। तो ये हमारे पास जो कैपेसिटर का छोटा सा टॉपिक था, ये एज ए डेफिनेशन आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है 12.14, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम ये देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है तो हम किस तरह से करेंगे, कौन सी कैलकुलेशन उसके अंदर हम यूज करेंगे। तो हमें पता है कि सी वैक्यूम के, अगर दोनों प्लेट्स के कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम है तो हमारे पास जो कैपेसिटर का फार्मूला वो कुछ इस तरह से होगा, सी वैक्यूम इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय वी, where Q is the charge of capacitor and V is the potential difference। अच्छा, अब हमें पता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान जो रिलेशन है, जो हमने एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट टॉपिक में भी आज देखा, वो किसके इक्वल होता है, E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय D। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है, जो प्लेट्स, जो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज स्प्रेड किया गया है उसको हम चार्ज डेंसिटी की सूरत में रिप्रेजेंट करेंगे, वो किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब ये जो हम फार्मूला है ये हमने कहाँ से लेके आए हैं, ये हम कहाँ से लेके आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये एक्सप्रेशन है ये हमने डिराइव किया था गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन में। ये वहाँ पे हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक ऑपोजिटली एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है, ठीक है, सॉरी, थर्ड एप्लीकेशन में हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं और उनमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास ये वैल्यू उसकी आई थी। तो इसी तरह कैपेसिटर के अंदर भी हमारे पास ये दो अपोजिटली चार्ज प्लेट हैं कि ये अपोजिटली चार्ज प्लेट है, दूसरी ये अपोजिटली चार्ज प्लेट है, तो दोनों के दरमियान जो ई की वैल्यू होगी उसका भी एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, इसलिए हमने सिग्मा को पहले कैलकुलेट कर लिया, अगर सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। अब इस सिग्मा की जगह पे क्यू ओवर ए लिख लें, क्यू डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो E किसके इक्वल हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू ओवर ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है का एक्सप्रेशन है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, दोनों को कंपेयर करें। V डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, V मल्टीप्लाई बाय A एप्सिलॉन इज इक्वल टू Q इंटू D। तो Q डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ से आप ये देख सकते हैं Q यहाँ पे है, अब V यहाँ पे लिख लें और D यहाँ पे आ जाए। तो ये सिंपल, आप इसको सिर्फ ये देखें कि Q ओवर V किसके बराबर होगा, ठीक है, इस V को यहाँ पे नीचे डिवाइड कर दें तो Q ओवर V, और ये जो D है इधर आ जाएगा नीचे, तो Q ओवर V इज इक्वल टू A एप्सिलॉन ओवर D के, मतलब इसी फार्मूले से आपने ये Q ओवर V की वैल्यू निकाल ली। अब हमें पता है कि C वैक्यूम जो है या कैपेसिटेंस, उसका क्या फार्मूला होता है, उसका भी फार्मूला होता है Q ओवर V, जो हमने ये देखा है, C वैक्यूम इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V, और ये भी Q ओवर V। अब ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करें, ठीक है, तो C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन ओवर D। तो अब ये हमारे पास फाइनल उसकी एक्सप्रेशन आ गई है कि अगर हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं कैपेसिटर के अंदर तो उनमें कितनी कैपेसिटेंस स्टोर होगी, उसका ये एक्सप्रेशन है, ये उसका फार्मूला, सी वैक्यूम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डी। अब उसके अंदर ए जो है वो एरिया दिया गया है चार्ज प्लेट्स का, एप्सिलॉन जो है वो इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है और डी सेपरेशन है। तो इट मींस के अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि डी जो सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, वो जितनी कम होगी इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि जितना एरिया ज्यादा होगा प्लेट्स का उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो सी वैक्यूम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डी, ये हमारे पास कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर हम उन चार्ज प्लेट्स के दरमियान अगर कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है कैपेसिटेंस का वो क्या आएगा। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये हमने इसी चैप्टर का टॉपिक नंबर 1 जिसमें हमने कूलम्स लॉ स्टडी किया था, और कूलम्स लॉ में हमने देखा था कि रिलेटिव परमिटिविटी, अगर हम चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रखते हैं तो फिर उसके फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने इस रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट टॉपिक नंबर 1 से डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक दफा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम, मतलब कैपेसिटेंस इन मीडियम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। अब मीडियम की जो कैपेसिटेंस है उसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो
कैपेसिटेंस इन वैक्यूम है, वैक्यूम की जो कैपेसिटेंस है उसको हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर प्लेट के दरमियान कोई मीडियम होगी तो उसकी कैपेसिटेंस के लिए हम फिर ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, और अगर मीडियम जो दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की उसके दरमियान मीडियम वैक्यूम है या कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है तो फिर हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे एप्सिलॉन नॉट। तो अब मीडियम के लिए फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन। तो सी मीडियम फिर किसके बराबर हो जाएगा, जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें ई की, सिंपल, क्योंकि ये मीडियम वाला ई है, ये मीडियम के लिए कैपेसिटेंस है, और ये ई किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी इन केस ऑफ मीडियम, कि अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं तो फिर हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा कैपेसिटेंस का वो इस तरह, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, एप्सिलॉन जो है ये इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, एरिया है, और डी सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स। तो ये आज का आपका लेक्चर नंबर 4 था। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।